अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक 147 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसफेक्शन विद पॉलीप्लेक्सिस। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी लेक्चर्स आगे आगे जल्दी से लेके जाऊंगी। जो हमारे टॉपिक्स पहले से पढ़े हुए हैं ना, वो थोड़े थोड़े आगे स्किप करके मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जो आपको अगर सीखना है पुराना वाला मेथड तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफेक्शन का टॉपिक हमारा चल रहा था, हमने प्लांट का देखा, एनिमल का देखा, पॉलीप्लेक्सिस में हम किस तरह ट्रांसफेक्शन करते हैं। सबसे पहली बात तो पॉलीप्लेक्सिस होते ही क्या क्या है। पॉलीप्लेक्स जो है क्या होता है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर्स। पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर्स और नेगेटिवली चार्ज डीएनए के दरमियान एक इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसके ज़रिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसको पॉलीप्लेक्स कहा जाता है। यानी वो किस तरह होता है, वो जो होता है लिपोप्लेक्सिस से डिफरेंट होता है, जो कि बेसिकली लिपिड्स होते हैं। पॉलीप्लेक्सिस जो होता है वो कंटेन नहीं करता कोई भी लिपिड का कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो कॉमन कैटाटोनिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर्स होते हैं ना, कैटाटोनिक पार्टिकल्स पॉलीमर्स, वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये वाले जो पॉलीमर्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं पॉलीप्लेक्सिस बनाने के लिए। सबसे मोस्ट कॉमन क्या, कौन सा पॉलीप्लेक्स, पॉलीमीथिल इथिल यानी PEI। ये इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है पॉलीप्लेक्सिस के लिए। ये बहुत हाई कैटायनिक चार्ज डेंसिटी कैरी करता है। पॉली एल एल साइन, ये वाला जो है पॉलीमर क्या है, वन ऑफ द पॉलीमर्स यूज्ड, तो इट कैन बी समवट टॉक्सिक टू सेल। ये थोड़ा बहुत टॉक्सिक भी हो सकता है सेल्स में। और होता है चेटोसान, ये एक नेचुरल बायोकम्पैटिबल पॉलीमर होता है, जो कि शेल फिश का जो शेल्स होता है ना, उससे निकाला जाता है। ये अक्सर क्या होता है, ये नॉन टॉक्सिक डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है। डेन डाइमर्स क्या होते हैं, जो हाईली ब्रांच ट्री लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा प्रिसिजन स्ट्रक्चर डीएनए की बाइंडिंग में। अच्छा, प्रोटॉन स्पंज इफेक्ट क्या होता है। प्रोटॉन स्पंज इफेक्ट जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अच्छा, ये क्या करता है, पॉलीप्लेक्सिस जो है अक्सर सेल में एंटर करते हैं एंडोसाइसिस से ज़रिए। अब क्या होता है, और फिर वो लेकिन ट्रैप हो जाते हैं एंडोसम्स में। तो ये इफेक्ट क्या करता है, एज द एंडोसम ट्राइज टू बिकम एसिडिक बाय पंपिंग इन प्रोटॉन्स। जो एडोसम्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो एसिडिक बन जाएं, किस तरीके से, वो प्रोटॉन पंप करते हैं। तो जो पॉलीमर होता है ना, उसके अंदर स्पेशली वो जो PI वाला अगर पॉलीमर यूज़ हुआ हो, तो वो एज स्पंज एक्ट करते हैं और फिर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं सारा का सारा प्रोटॉन। अच्छा, और किस लिए यूज़ होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर क्लोराइड आयन जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो, और पानी, वाटर फ्लो किया जाता है प्रोटॉन में, जो कि एंडो और प्रोटॉन जो कि एंडोसम में एंटर करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जाती हैं। एंडोसम स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, और इवेंचुअली फिर वो बर्स्ट कर जाता है, यानी फट जाता है। फट जाता है तो जो डीएनए होता है उसके अंदर वो रिलीज़ कर देता है वो, और जाता है वो साइटोप्लाज्म में। लेकिन इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय वगैरह हो, इससे पहले कुछ आगे बढ़े, बिफोर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय लाइपोसोम एंजाइम्स, वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जो एंडोसम से फट के निकलता है ना डीएनए वो। एडवांटेजेस पॉलीप्लेक्सिस के हमारे पास ये है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोस्ट जनरली ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लिपोप्लेक्सिस। डीएनए की लोडिंग जो है बहुत हाई है, इसमें बहुत कंडेंस लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐड हुए हुए होते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन इसकी ये है कि जो पॉलीमर है ना, वो डीएनए पर रैप की तरह एक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि किसी तरह की डिग्रेडेशन नहीं हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूक्लियस से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अच्छा, टॉपिक अगला है लाइपोसम और लिपोप्लेक्सिस। अच्छा, लाइपोसम जो होते हैं वो आर्टिफिशियल स्फेरिकल वेसिल्स होते हैं, जो कंपोज करते हैं एक या एक से ज़्यादा लिपिड लेयर्स के साथ। इनके पास क्या होता है, हॉलो कोर होता है, और ये कैरी करते हैं एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में डीएनए आरएनए को कैरी कर रहे होते हैं। कैशोनिक जो आपके पास लिपिड्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सिंथेटिक लिपिड्स होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हेड ग्रुप और हाइड्रोफोबिक टेल्स के साथ। लिपोप्लेक्सेस जो होते हैं कैशोनिक लिपिड्स होते हैं, जो कि मिक्स किए जाते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ, और वो स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स में, जिसको आप लिपोप्लेक्स कहते हो। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है लिपोफेक्शन का मैकेनिज्म है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, उसमें जो पॉजिटिव हेड होता है लिपिड का वो बाइंड हो जाता है नेगेटिव फॉस्फोरेट बैकबोन से डीएनए की, जिसको पैकेजिंग कह देते हैं, पैकेजिंग द डीएनए फिर कह देते हैं इस बिहेवियर को। सेल अटैचमेंट होती है, सेल अटैचमेंट क्या होती है, रिजल्टिंग द लिपोफ्लेक्स हैज़ एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, जो कि जब लिपोफ्लेक्स बन जाता है तो ओवरऑल जो उसका चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि
वो स्टिक हो सकता है नेगेटिवली चार्ज सरफेसेस पे, जो बेसिकली एनिमल सेल के मेम्ब्रेन्स पे होता है। अपटेक क्या होता है? द सेल टेक्स इन द कॉम्प्लेक्स प्राइमरी थ्रू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के थ्रू प्राइमरी को ये लेता है या फिर डायरेक्ट कर देता है मेम्ब्रेन्स के ज़रिए। अच्छा, मेम्ब्रेन्स फ्यूजन के ज़रिए, यानी लिपोसोम जैसे कि किससे बना हुआ है? सेम मटेरियल से बना होता है, एज सेम एज द सेल मेम्ब्रेन्स। रिलीज़ होता है कि डीएनए को रिलीज़ कर दिया जाता है एंडोसोम से डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में। इवेंचुअली फिर उसको मूव कर दिया जाता है न्यूक्लियस में। अच्छा, एडवांटेजेस इसका ये है कि एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम फॉस्फोरेट बहुत सारे सेल टाइप्स के लिए। टॉक्सिसिटी इसमें कम होती है, वर्सटाइलिटी इसमें ज़्यादा होती है। डीएनए ये कहीं पे भी डिलीवर करता है, ऑलमोस्ट किसी भी साइज़ का हो, और आरएनए भी कर सकता है या प्रोटीन्स भी कर सकता है। ईज़ ऑफ यूज़ है, यानी आसान है इसको यूज़ करना है। ये रिक्वायर होता है सिंपल मिक्सिंग ऑफ रिएजेंट्स। कुछ रिएजेंट्स हैं वो आप मिक्स कर सकते हो, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट नहीं चाहिए होती जैसे जीन गन या कोई और ऐसी चीज़। लिमिटेशन इसकी ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर आपने कमर्शियल लेवल पे इसका क्रिएशन करनी है तो वो एक्सपेंसिव पड़ सकती है। सीरम इंटरफेरेंस ये है कि प्रोटीन जो है फाउंड होता है ब्लड सीरम में, जो कि कभी-कभार कोट कर सकता है लाइपोप्लेक्स को, और प्रिवेंट कर सकता है कि वो जो है सेल में एंटर नहीं करे। आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास है, अच्छा, तो आगे का है कि फिजिकल ट्रांसफेक्शन टेक्निक्स। अच्छा, फिजिकल ट्रांसफेक्शन टेक्निक्स हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में मौजूद होगा, आप वो देख सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोपोरेशन होती है, माइक्रो इंजेक्शन होती है, और ये जीन सेपरेशन और सोनोपोरेशन और लेज़र फ्रैक्शन। ठीक है, ये नई चीज़ है। सोनोपोरेशन जो है वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करती है पोर्स क्रिएट करने के लिए, कैविटेशन क्रिएट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन्स में छोटे-छोटे स्पोर्स होते हैं ना, छेद होते हैं, होल्स होते हैं, वो क्रिएट करने के लिए। लेज़र फ्रैक्शन जो होता है, ऑप्टोपोरेशन भी कहा जाता है, वो क्या यूज़ करता है? वो हाईली फोकस्ड लेज़र बीम्स यूज़ होती हैं जो ड्रिल कर देती हैं छोटे-छोटे होल। ठीक है, पोर्स थोड़े से बड़े होते हैं, लेज़र से ये जो ड्रिल करके होल बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन्स में, वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं। लेकिन बात ये है, सोनोफोरेशन जो है थोड़ी देर के लिए क्रिएट कर देती है, यानी उसमें क्रिएट हो गया। जो लेज़र से आप कर रहे होते हो ना, वो थोड़े से टाइम के लिए होता है, ठीक है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। थोड़े-थोड़े टाइम के लिए छोटे-छोटे से सेट बन रहे होते हैं उसके अंदर, वो फिर वापस बंद हो जाते हैं, ऑब्वियसली हील हो जाता है जब सेल तो। अच्छा, आगे है आपके पास टॉपिक 150। अच्छा, टॉपिक 150 में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइक्रो इंजेक्शन, मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ। बेसिकली ग्लास होता है, वो ग्लास से बनी हुई एक माइक्रो नीडल होती है जो आप यूज़ करते हो माइक्रो मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एक होल्डिंग पिपेट होता है जो कि ब्लंट एंड होल्ड कर रहा होता है पिपेट का, जो आप यूज़ करते हो जेंटली सक्शन के तौर पे, ठीक है, जो टारगेट सेल को होल्ड करने के लिए आपको चाहिए होता है, जहाँ पे भी एग वगैरह प्लेस करा हुआ हो या सेल टिश्यू प्लेस करा हुआ हो या कोई भी चीज़ प्ले करी हो। फिर जो नीडल है वो इंजेक्ट की जाती है। नीडल की जो टिप की डायमीटर होती है ना, ये याद रखो, ये पूछा जा सकता है आपके पास एमसीक्यूज़ में, कि जो उसकी डायमीटर होती है 0.5 से लेके 5 म्यू तक होती है। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, यानी वो क्या करता है, यूज़ टू विजुअलाइज द सेल्स फ्रॉम बिलो। सेल्स को बिलो या नीचे से वो विजुअलाइज कर सकता है, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर नीडल्स टू मूव अराउंड, और स्पेस होता है कि नीडल्स जो आप देख रहे हो वो मूव अराउंड कर सकते हो। प्रोसीजर उसका ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या होता है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। प्रिपरेशन की जाती है फीमेल एनिमल सुपरओलेटेड की, और फिर प्रोड्यूस की जाते हैं मल्टीपल एग्स, फिर उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है, फिर फर्टिलाइज एट के जो ज़ायोट्स होते हैं उनको हेल्ड किया जाता है पिपेट के अंदर। फिर मेल प्रोन्यूक्लियस यूज़ किया जाता है, द क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल वन। फिर इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन में जो नीडल्स होती हैं वो पियर्स थ्रू करती हैं प्रोन्यूक्लियस को, और फिर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है डीएनए का जितना चाहिए होता है, जो पिकोलीटर्स में होता है, फिर वो इंजेक्ट किया जाता है। फिर इम्प्लांटेशन की जाती है, जिसके अंदर जो सर्वाइविंग एम्ब्रियो फॉर्म हुआ होता है इसके दौरान, फिर वो ऐड कर दिया जाता है सर्कुलेट मदर को। अच्छा, एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या है? एडवांटेज इसकी ये है कि नो नीड फॉर वायरल वेक्टर या केमिकल कैरियर या वायर वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप ऑब्वियसली नीडल के थ्रू ही सारा काम कर रहे हो। एफिशिएंसी इसकी बहुत हाई होती है पर सेल, यानी 100% डिलीवरी रेट होता है इसका। डायरेक्ट डिलीवरी होती है न्यूक्लियस में, इंश्योर होता है कि बेटर इंटीग्रेशन हो। मल्टीपल जगह से जाता है तो फिर इश्यू हो जाता है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट कर रहे हो। लिमिटेशन ये है कि लो थ्रू आउटपुट है, यानी ओनली वन सेल कैन बी ट्रीटेड एट अ टाइम। एक दफ़ा में एक सेल में ही ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर होती हैं, इसके लिए हाईली ट्रेन पर्सनल होते हैं, वही ये कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। कॉस्ट है कि इक्विपमेंट जो होती है इसकी स्पेशल किस्म की होती है, ग्लास से बनी होती है, बिल्कुल अलग होती है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और फिजिकल डैमेज, अज अगर पंचर हो जाए
सेल में किसी तरह से पंचर हो जाए, नीडल सही से नहीं मारी, गलत जगह लग गई, तो फिर क्या होता है, फिर वो सेल ख़त्म कर सकता है, सेल डेड हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं आएगा, सारा फेंक दो, कोई कुछ ही काम का नहीं है वो। अच्छा, 51 में है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्यों ज़रूरी होते हैं। इवन विद एडवांस मेथड्स लाइक लिपोसक्शन या इलेक्ट्रोफोरेशन, ओनली स्मॉल परसेंटेज यानी अक्सर 1 से 10% ऑफ एनिमल जो सेल है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाता है फॉरेन डीएनए में, या आप एडवांस मेथड यूज़ करते हो तब भी। तो जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं जीन के, वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो को ट्रांसफेक्टेड होते हैं उस जीन से जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो अलाउ कर देता है रिसर्च को ये किल ऑफ करने के लिए जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं, यानी जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, ताकि कोई म्यूटेशन ना बने, और लीव करें ओनली जो प्योर पॉपुलेशन हो ट्रांसजेनिक सेल की, यानी जो ट्रांसफॉर्म कर गए हैं सिर्फ वो ही रखें। अच्छा, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या है, आपके पास 2 किस्म के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सिलेक्शन, होता है नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन में जो मार्कर जीन है वो प्रोवाइड करती है कि न्यू एबिलिटी सेल के पास आए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या कोई ऐसी चीज़ जो अलाउ करे उसको कि सर्वाइव कर सके किसी ऐसे मीडियम में जिसमें वो नॉर्मल सेल्स मर जाते हैं। नेगेटिव सिलेक्शन ये होता है कि जीन मार्कर प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन जो कि टॉक्सिक होता है सेल के लिए, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशन होती हैं उसके अंदर वो टॉक्सिक होता है। अच्छा, अब आपके पास है कॉमन डोमिनेट सिलेक्टेबल मार्कर्स, जिसको आप एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स के लिए जो आप सिलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करते हो, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो नेचुरली सेंसिटिव होते हैं कुछ टॉक्सिन्स के, ठीक है, तो प्रोवाइड करना उनके लिए एक रेजिस्टेंस जीन बहुत कॉमन स्ट्रेटजी हो जाती है, और हमने बनाए हुए हैं तरीके जिससे आप कर सकते हो ऑलरेडी ये। नियोमाइसिन फॉस्फोरेट ट्रांसफेरा, नियो भी कहा जाता है इसको, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू ये वाली जीन G4118, जिसे जेनेटिक इन कहा जाता है। ये सबसे वाइडली यूज मार्कर है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, हाइग्रोमोसिन बी फॉस्फोरेट ट्रांसफेरा HPH, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अच्छा, पोरोमाइसिन एन एसिटेलिया ट्रांसफेरा यानी पैक, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू माइसिन से, जो कि क्या एक्ट करते हैं, जो विच एक्ट वेरी क्विकली, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक एम्पलीफायर्स के लिए मार्कर्स कौन से यूज़ होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक एंजाइम्स के लिए यूज़ होते हैं। एंजाइम की कोई डेफिशिएंसी हो या एंजाइम किसी वजह से ओवरराइड करना हो या कर रहा हो। डायलोफॉस्फोरेट रेड्यूलिस, ये वाला यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, सेल जो ग्रो कर रहे होते हैं मीडियन लैक करते हुए थायमीन्स वगैरह में, तो ये जीन अगर प्रेजेंट होती है तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, वरना नहीं करते। अच्छा, माइटोथेरिक्स यानी MTX एम्पलीफिकेशन, वो क्या होती है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग MTX द सेल इज फोर्स्ड टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज, यानी जब इस ड्रग का एम्पलीफिकेशन कर देते हो, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ कर देते हो, तो सेल फोर्स हो जाता है कि वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाए, यानी एम्पलीफिकेशन हो जाए, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाए। तो फिर ये वाली जो जीन होती है वो लिंक्ड होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट से, लीड करता है ये मासिव प्रोटीन प्रोडक्शन की तरफ। स्क्रीनेबल मार्कर्स, जिसको रिपोर्टर्स भी कहा जाता है, अनलाइक सिलेक्टेबल मार्कर जो कि किल कर देते हैं सेल को, स्क्रीनेबल मार्कर्स जो हैं वो करते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल को डिफरेंटली लुक करवाते हैं, जैसे कि ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो होता है वो सेल को ग्लो करवाता है ग्रीन कलर में अंडर UV लाइट, जो कि ट्रांसफॉर्म सेल हुए होते हैं। लूसिफेसेयर करता है कि सेल प्रोड्यूस करते हैं लाइट थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर गुजारो उसको, एक स्पेसिफिक होता है, तो फिर जो सेल है वो ग्लो करेंगे, ठीक है, यानी लाइट प्रोड्यूस करेंगे जो हमें नज़र आएगी। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए सही होता है कि आपको पता चले कि आपकी जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो गए भी हैं, ट्रांसफॉर्म हुए भी हैं या नहीं, आप एक विजुअलाइजेशन से देख सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब है 52, 152 बायोफेक्शन बैक्टोफेक्शन क्या होता है। बैक्टोफेक्शन एक तरीका होता है, इससे जीन ट्रांसफ़र करा जाता है जहाँ पे वीक बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है डिलीवर करने के लिए फंक्शनल जीन को एक टारगेटेड एनिमल सेल में। इसमें अनलाइक वायरल वेक्टर्स, इसमें क्या किया जाता है, एक प्रोटीन शेल यूज़ किया जाता है जो बैक्टोफेक्शन में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, यूज एन एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बाईपास सेलुलर बैरियर्स, पूरा एक बड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है ताकि कि जो सेलुलर बैरियर्स हैं उसको बाईपास कर सके। कॉमनली कब यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली यूज बैक्टीरियल वेक्टर्स आपके पास ये 4 मौजूद हैं। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है जीन डिलीवरी का। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या फॉलो होता है, पहले एंट्री होती है, बैक्टीरिया एंटर करता है एनिमल सेल को,
पैगोटोसिस से एंडोक्रोसिस वाले मेथड से फिर एंडोसोमल एस्केप किया जाता है। वंस इनसाइड द पैगोसम के अंदर जब आ जाता है वो, यानी एक बबल होता है सेल के अंदर, उसको पैगोसम कहा जाता है। उसके अंदर जब वो आ जाता है तो बैक्टीरिया जो है या तो एस्केप करेगा या तो वो रिलीज़ करेगा, 2 ही कंडीशन होंगी इसकी। लाइसेंस जो होता है उसके अंदर बैक्टीरिया इंजीनियर किया जाता है कि अंडरगो करे वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, यानी खुद तबाह हो जाए। वंस दे रीच द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल, यानी जैसे वो होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म रीच कर जाए वैसे अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर दे। डीएनए रिलीज अपॉन लाइसेंस, यानी लाइसेंस का मतलब ये होता है कि सेल डिस्ट्रक्ट हो जाए बैक्टीरिया। जब ये वाला तरीका, ये वाला स्टेप हो जाता है, जो प्लाज्माइड डीएनए होता है, यानी जो भी कोई जीन और इंटरेस्ट कैरी हो रहा होता है वो रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि वो फट जाता है, वो सारे जो भी उसका डीएनए होता है वो रिलीज़ कर देता है साइटोप्लाज्म में। फिर न्यूक्लियर एंट्री होती है। न्यूक्लियर एंट्री में क्या होता है, जो प्लाज्मिड है वो मूव करा जाता है होस्ट सेल की तरफ, और जो एनिमल सेल की मशीनरी है वो फिर बिगेन करती है उस जीन को एक्सप्रेस करना। ठीक है, एडवांटेजेस इसके ये हैं। बैक्टीरियल वेक्टर के एडवांटेज ये हैं कि लार्ज कार्गो की कैपेसिटी, यानी लार्ज सेगमेंट्स भी डीएनए की कैरी कर सकता है। टारगेटिंग, कुछ जो बैक्टीरिया वो नेचुरली प्रेफर करते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज़ को। अच्छा, जैसे सैल्मोनेला है वो ऑफन टारगेट कर देता है ट्यूमर सेल्स को। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा चीपर है और बहुत ईजी होता है ग्रो करना उसको। सेफ्टी ये है कि इसको कंट्रोल किया जाता है एंटीबायोटिक से, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फार नहीं फैल सके। अच्छा, इम्यूनोजेनिसिटी होती है इसमें, यानी जो इंसान है उसका इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज़ कर सकता है कि बैक्टीरिया है किसी किस्म का, और उसको अटैक कर सकता है इससे पहले कि वो डीएनए डिलीवर करे। टॉक्सिसिटी ये है कि जो वीक बैक्टीरिया है वो भी काफ़ी दफ़ा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज कर सकता है किसी इंसान में, जानवर में, किसी भी एनिमल सेल में जिसमें इसको डाला गया है। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम 155 में वायरल वेक्टर्स का हम पहले शुरू में सारे वेक्टर्स की जब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो रेफर करना इसके लिए। अच्छा, एसेंशियल मॉडिफिकेशन क्या है सेफ्टी के लिए? टू मेक अ वायरस वेक्टर सेफ, साइंटिस्ट इंश्योर इट इज़ कि वो रेप्लिकेशन डेफिशिएंट हो, यानी रेप्लिकेशन जो उसमें रिक्वायर है वो हो सके। जीन रिक्वायर होती है वायरस के लिए ताकि वो कॉपीज़ वगैरह उसकी बना सके और फिर बस्ट आउट कर जाए सेल से जब उसको रिमूव करें। नॉन पैथोजेनिक होते हैं, इसमें जीन कॉज करती हैं कोई सिकनेस और फिर उसको डिलीट कर दिया जाता है। हेल्पर सिस्टम होते हैं जो, सिंस द वेक्टर्स कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, वेक्टर के पास एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद रेप्लिकेट करे, तो वो प्रोड्यूस करते हैं पैकिंग सेल लाइंस जो कि प्रोवाइड कर देते हैं उनको मिसिंग वायरल प्रोटीन, जो भी उनकी वायरल प्रोटीन्स मिसिंग है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने की टाइप पॉड की पूरा टेबल बना दिया आपको कि कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं और उसकी जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है और इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, एप्लीकेशन उनकी क्या है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। एंडोवायरस, एवीवी वायर, ये वाले हमने सारे देखा था। ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी हम देख चुके हैं पूरा। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये थोड़ा सा रिपीट वाले सवाल हैं बिल्कुल ही, जो आगे टॉपिक्स में आ गए हैं। तो बेसिकली आपने शुरू के काफ़ी टॉपिक्स अगर पढ़ लोगे ना तो एंड वाले भी आपको ईजी लगेंगे फिर। अच्छा, अब है 54 पे है ट्रांसजेनिक माइस प्रोडक्शन। अच्छा, ट्रांसजेनिसिस क्या होता है? ट्रांसजेनिक माउस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड mouse that carries foreign transgene in all of its cell, including its germline, allowing the trait to be inherited by its offspring. ट्रांसजेनिक माउस बेसिकली एक ऐसा माउस है जो कि जो भी कोई मॉडिफाइड जीन है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो जो फॉरेन जीन है वो कैरी कर रहा है अपने सेल्स में, इंक्लूडिंग अपनी जर्म लाइन में, यानी जो भी कोई उसकी ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो ये ट्राइट को इनहेरिट करेगा उसके साथ। एक में आपने जीन ट्रांसफ़र करके उसको मॉडिफाई कर दिया, अब उसकी आने वाली सारी नस्ल ये सारी जीन्स कैरी कर रही होंगी। डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड हमने देख लिया था। अब ये बता रहे हैं कि मोस्ट कॉमन तरीका क्या है किसी ऐसे एनिमल वगैरह में इंसर्ट करने का दोबारा से। तो हम माइस के लिए देख रहे हैं, तो माइस के लिए भी एक दफ़ा देख लेते हैं हम। तो उससे हमने एनिमल सेल का देखा था, ये माइस का है। सुपर ओलुवेशन जब होती है तब ये करना होता है। फीमेल डोनर माइस जो है उसको इंजेक्ट करा जाता है हॉर्मोन्स के साथ, फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें से प्रोड्यूस होते हैं अप टू 40 एग्स इंस्टेड ऑफ 5 से 10। यूजुअली अगर हॉर्मोन्स नहीं इंजेक्ट किए जाएँ तो 5 टू 10 एग्स प्रोड्यूस करेगी फीमेल डोनर माइस। अदरवाइज़ अगर ये हॉर्मोन्स इंजेक्ट कर दिए जाएँ तो 40 एग्स। ज़्यादा एग्स इस वजह से करवा रहे हैं ताकि एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, जो प्रोसेस ये कर रहे हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सक्सेस से। कम से कम होगा तो ज़्यादा एग्स को इश्यू होगा, अगर ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ये सक्सेस रेट ख़राब रहता है। खैर, फिर फर्टिलाइजेशन की जाती है। दीज फीमेल्स आर मेटेड विद फर्टिलाइज्ड मेल्स प्रोड्यूस जायर्स, फिर जायर्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं।
फिर उन जायर्स में आपने क्या करना होता है, आपने ट्रांसजीन जो है इंजेक्ट करनी होती है मेल प्रोन्यूक्लियस पे, ठीक है। इससे पहले कि वो फ्यूज़ करे एग न्यूक्लियस के साथ। फिर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, जिसके अंदर जो सर्वाइविंग एम्ब्रियो होता है उसको सर्जिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ओविडक्ट में, और फिर सर्कुलेट मदर से जो भी कोई सर्वाइविंग होता है वो पैदा हो जाता है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेम क्या होती है, जिसको सेल मेथड कहा जाता है। ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है जीन टारगेटिंग के लिए या नॉकआउट्स के लिए। ईएस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर, उसमें क्या होता है, स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं इनर सेल मास से, जो माउस का ब्लास्टोसिस्ट है उससे। फिर ट्रांसफेक्शन हुआ जाता है, यानी जो फॉरेन डीएनए उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन सेल्स में। इलेक्ट्रोपोरेशन यूज़ करते हैं इसके अंदर मेथड। सिलेक्शन की जाती है, जिसमें सेल्स को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर देते हैं डीएनए के साथ, जो भी कोई सेलेक्टेड एंटीबायोटिक्स यूज़ करे होते हैं आपने वो इस्तेमाल करके। फिर उसको इंजेक्शन किया जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, यानी उसमें क्या करते हैं, मॉडिफाइड जो ईएस सेल्स होते हैं उनको इंजेक्ट कर देते हैं फ्रेश ब्लास्टोसिस्ट में फ्रॉम अ डिफरेंट कलर माउस से, ठीक है। जो काइमेरास होते हैं, या उसका मतलब क्या है, रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स आर काइमेरास, जो भी कोई उसके रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं उसको काइमेरास कहा जाता है। एनिमल्स विद सम सेल्स फ्रॉम द होस्ट ब्लास्टोसिस्ट एंड सम फ्रॉम द मॉडिफाइड ईएस सेल्स। ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो होस्ट ब्लास्टोसिस्ट से और कुछ मॉडिफाइड ईएस सेल से निकले, उसको काइमेरास कहा जाता है। वेरिफिकेशन और ब्रीडिंग। वेरिफिकेशन ब्रीडिंग से क्या मुराद है, पहली बात तो जेनोटाइपिंग होती है। Once pups are born, DNA is extracted from their tails and analyzed using PCR to confirm the presence of transgene. इसमें एग्जांपल हमें पपीज़ का दिया जा रहा है कि जब वो पप्स बॉर्न हो जाते हैं, जिसके अंदर अगर आपने जेनेटिकली ऑल्टर किया हुआ हो उनके पेरेंट्स को, और उससे फिर आपने ये पूरा मेथड इस्तेमाल करा, जैसे हमने तो माउस का पढ़ा, अगर हम डॉग्स के लिए करें तब का ये एग्जांपल दे रहा है। तो फिर जब वो पैदा हो जाते हैं तो उनकी टेल से लिया जाता है डीएनए, और फिर पीआरसी से एनालाइज़ किया जाता है कि जो जीन्स हमने ट्रांसफ़र की थी, जो ट्रांसजीन है वो क्या प्रेज़ेंट है या नहीं है। फिर जो भी कोई जो फाउंडर माइस है, बेसिकली पप, उसको माइस माइस के जो बच्चे हैं उनको पप्स कहा जाता है। खैर, फाउंडर माइस जो है, जो फर्स्ट कन्फर्म ट्रांसजेनिक माइस है उसको कहा जाता है फाउंडर्स। दे आर ब्रीड टू क्रिएट अ स्टेबल होमोगोनस ट्रांसजेनिक लाइन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अगला है हमारे पास 155। ये है प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन। सेम वही चीज़ है, प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन जो हमने किया था, सेम वही बात है, ठीक है। तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रही हूँ कि तीसरी दफ़ा ये हमारे पास सेम बात आ रहा है घुमा के। एक दफ़ा समझा दिया है तो वही चीज़ घूम के आ रही है। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस। रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस की नेचर क्या है? रेट्रोवायरस आर फैमिली ऑफ एनवेलप वायरसेस जिनके पास आरएनए जीनोम होता है, ठीक है। उनका मोस्ट यूनिक फीचर ये होता है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आरएनए को डीएनए में और इंटीग्रेट कर सकते हैं परमानेंटली होस्ट सेल के क्रोमोसोम से। स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरल वेक्टर क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? पहले तो बात, यूज़ करना रेट्रोवायरस बहुत सेफ टूल में से एक है। उनकी जो नेचुरल जीन्स होती हैं, जिसको गैग भी कहा जाता, गैग है उसका, यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है उसको गैग कह रहे हैं, और पोल जो है उसको एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्राइब्स वो कह रहे हैं, और जो एनवेलप प्रोटीन्स है उसको ईवीए कहते हैं, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। फिर उनको रिप्लेस किससे किया जाता है? उनको रिप्लेस किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट से, सेलेक्टेबल मार्कर से, लॉन्ग टर्म रिपीट से, और साई सीक्वेंस से। अच्छा, लाइफ साइकिल और ट्रांसडक्शन इसकी क्या होती है? लाइफ साइकिल ऑब्वियस इसकी है कि वायरस एंटर करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर से, फिर वो एंटर किससे कर रहा है? मेम्ब्रेन फ्यूजन से। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर इंटीग्रेशन होती है, फिर एक्सप्रेशन हो जाता है। एडवांटेजेस और लिमिटेशन इसमें ये है कि एडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी इसकी हाई है, इनफैक्ट नियरली 100% ऑफ सेल पॉपुलेशन कर लेता है, स्टेबल इसका एक्सप्रेशन है, जीन जो पास की जाती है वो सारे डॉटर सेल्स पे जाती है। लिमिटेशन ये है कि डिवाइडिंग सेल्स ओनली, यानी स्टैंडर्ड रेट्रोवायरस जो होता है एमएलवी की तरह वो एंटर नहीं कर सकता न्यूक्लियस को अनलेस न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक किया जाए सेल डिवीजन के दौरान। जो साइज लिमिट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना, वो 8 KB और फॉरेन डेटा कैरी कर सकता है, फॉरेन डीएनए का डेटा। इंसर्शन उसका जो होता है म्यूटोजेनेसिस का, वो रैंडम इंटीग्रेशन होता है और उसको डिस्टर्ब करना पड़ जाता है क्योंकि होस्ट जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कैरी कर रहा होता है। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, आपके पास है ट्रांसफेक्शन। अभी तो ये हमने देखा है, खैर वो चीज़ दोबारा से आ गई कि इसका ट्रांसफेक्शन कैसे है, तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर रही हूँ कि वही चीज़ें हमारे पास, इसमें कुछ नया होगा तो बताती हूँ, नहीं ये अगेन हमारे पास वही टॉपिक है जिसको उन्होंने बताया गया है।
अच्छा, डिज़ीज़ मॉडल्स क्या हैं? डिज़ीज़ मॉडल्स हैं कि बेसिकली आपको सबसे पहले पूछना है कि इसके अंदर एनिमल मॉडल्स क्यों यूज़ किया जाता है। ह्यूमन डिसीज़ेज़ जो होते हैं वो अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं स्टडी करने के लिए, तो उनको पेट्री डिश में यानी सेल कल्चर, जैसे मैंने बताया कि पेट्री डिश में आप डाल देते हो कल्चर। जब आप बीमार हो, जैसे ब्लड टेस्ट हो रहा है या वो म्यूकस का टेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो बेसिकली पेट्री डिश होती है, छोटी सी डिश, उसमें रखा जाता है वो, और फिर कल्चर किया जाता है उसको देखने के लिए किस तरह इवॉल्व हो रहा है। तो इंसानों के जो डिजीज़ होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सिर्फ एक पेट्री डिश में रख के नहीं स्टडी किए जा सकते। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं उनको वो बेसिकली यूज़ करते हैं आप होल बॉडी सिस्टम उसका जो है इंसानों के साथ, जिसके साथ मैच कर रहा होता है उनके साथ आप वो डिजीज़ को स्टडी करते हैं कि दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पे किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, इम्यून सिस्टम पे कैसे हो रहा है, बिहेवियर वगैरह पे किस तरह हो रहा है। अच्छा, मेथड क्या क्या है कि जीन मॉडल्स बना सको आप, डिजीज़ मॉडल सॉरी। एक होता है जीन नॉकआउट, जो कि क्या होता है वो डिलीट कर देता है स्पेसिफिक ट्यूमर सप्रेसिंग जीन, ताकि वो स्टडी कर सकें कि कैंसर या डिलीटिंग मेटाबॉलिक जीन्स किस तरीके से काम करती हैं, ताकि और आप ये भी स्टडी कर सको कि ओबेसिटी या डायबिटीज़ या वगैरह वगैरह किस तरह करता है। जीन नॉकिन जो होता है वो बेसिकली क्या है, रिप्लेसिंग अ माउस जीन विद ह्यूमन जीन। इंसान की जी जो माउस है, चूहे की जीन को रिप्लेस कर देते हैं इंसान की जीन से, जो स्पेसिफिक म्यूटेशन कैरी कर रही होती है, द म्यूटेटेड THS जीन फॉर हंटिंग्स डिजीज़। यानी जो भी कोई बीमारी की कोई डिजीज़ कैरी कर रही होती है वो चूहों में डाल देते हैं इंसान से लेके, और फिर स्टडी करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। ट्रांसजेनिक ओवर एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो उसमें होता है कि एडिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ह्यूमन डिजीज लिंक जीन्स, जैसे APP अल्जाइमर्स के लिए या HTT हंटिंगटन डिजीज़ के लिए, और फिर उसको सी देखते हैं कि उसका जो इफेक्ट्स है प्रोटीन बिल्डअप का वो क्या हो रहा है। अच्छा, की एग्जांपल्स ट्रांसजेनिक मॉडल्स के हमारे पास ये है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ स्टडी किया जाता है चूहों के ऊपर, और उनको माउस जो है वो फर्स्ट पैटर्नेट ट्रांसजेनिक माउस है जो कैरी कर रहा होता है वीरास ऑनकोनिक जीन, मेकिंग इट हाईली सस्पेक्टेबल टू ब्रेस्ट कैंसर। इट रेवोल्यूशनाइज्ड कैंसर ड्रग टेस्टिंग। मोस्ट बीमारियां जो इंसानों के अंदर हैं, आप इंसानों को पकड़ के उसके अंदर टेस्टिंग नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली अगर किसी को बीमारी नहीं है तो आप वैसे ही उसके ऊपर कैसे टेस्ट कर सकते हो, उसकी जीन के एक्टिवेट करोगे, नहीं करोगे। तो इस वजह से ये सारी जीन एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और चूहों पे फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि किस तरीके से दवाइयाँ बन सकती हैं, किस तरीके से उस जीन को सप्रेस किया जा सकता है, या किस तरीके से उसको अल्टर किया जा सकता है। ये सारी स्टडी आप चूहों के ऊपर कर रहे होते हो, इंसान की जीन उसमें डाल के। ये है सिस्ट फाइब्रोसिस, ये भी चूहों में डाला गया है जीन्स, जिससे टेस्ट में हेल्प मिल जाती है और जीन थेरेपी वगैरह में हेल्प मिल जाती है कि लंग्स और ट्रैक्टिव डिजीज़ जो हो जाते हैं, इसमें ट्यूमर्स वगैरह तैयार हो जाते हैं, सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं, बेसिकली फोड़े होते हैं, छाले होते हैं अंदर के तौर पे, वो हंटिंग डिजीज़ के लिए भी चूहों को यूज़ किया गया है। अच्छा, एडवांटेजेस और एथिकल कंसिडरेशन, ऑब्वियसली इसकी एडवांटेज ये है कि शॉर्ट जनरेशन टाइम में माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से ये अलाउ हुआ कि आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसी स्टडी मिल गई कि आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बस कहने का मतलब है ये बीमारी हो गई तो इंसान ख़त्म, तो उससे वो बच सकता है, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी हो गई तो लाइफ लॉन्ग स्टडीज़ बन गई हैं ऐसी डिजीज़ की, और ऐसी हाई जेनेटिक सिमिलरिटी होती है चूहे और माउस के दरमियान 85% की, आप दवाइयाँ वगैरह क्रिएट कर सकते हो उस बीमारी को टैकल करने के लिए इंसानों के लिए, और फिर ये काम भी कर रही है। एथिकल कंसर्न ये है कि 3R प्रिंसिपल, ठीक है, एथिकल कंस्ट्रक्ट के लिए एक 3R प्रिंसिपल होता है, आप वो समझो, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट, जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ये इंश्योर करने के लिए जो एनिमल की वेलफेयर है वो रहे वाइल एडवांसिंग मेडिकल साइंसेस, यानी जानवरों को ऐसा नुकसान नहीं पहुंच रहा हो जस्ट बिकॉज मेडिकल एडवांसेस करनी है। अच्छा, आगे करते हैं हम, क्या है आइसोलेशन ऑफ जीनोम डीएनए। आइसोलेशन ऑफ जीनोम डीएनए आई थिंक ये भी हम पहले कर चुके हैं। जीनोम तो आपको पता है कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है ऑर्गेनिज्म को एक। अनलाइक प्लाज्माइड डीएनए विच इज स्मॉल एंड सर्कुलर, जीनोमिक डीएनए इज extremely long and coiled within the nucleus of eukaryotic cell or the cytoplasm of prokaryote। अच्छा, तो जीनोम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है और पूरा डबल हीलिक्स कॉइल्ड होता है, जबकि जो हम प्लाज्माइड वगैरह देख रहे हैं वो छोटे छोटे से होते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन क्या है, आइसोलेट किस तरह करते हो आप, क्यों करते हो? आइसोलेट करने के लिए प्योर डीएनए को आपके पास 4 मेजर बैरियर होते हैं जो आपको ओवरकम करना पड़ता है। एक साइलिसिस यानी ब्रेकिंग ओपन द सेल वॉल अगर वो प्रेजेंट है तो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। फिर इनएक्टिवेशन करना होता है न्यूक्लियोसिस का, यानी स्टॉप करना होता है एंजाइम्स को, डीनाइज को।
जो कि आपको चाहिए श्रेड करने के लिए डीएनए को। सेपरेशन करनी होती है प्रोटीन और लिपिड्स की ताकि रिमूव हो सके सेल्यूलर जंक। फिर प्यूरिफिकेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है डीएनए की और फिर उसको वॉश किया हुआ जाता है सॉल्ट से। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये होता है कि सेल को हार्वेस्ट किया जाता है लाइसिस से, जो भी बताया। उसमें क्या होता है, आप सेल कलेक्ट करते हो वाया सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर जो सेल पैलेट्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है लाइसिस बफर के थ्रू, जिसमें डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं, इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो उसको लिपिड बाइलेयर के मेम्ब्रेन्स को। फिर एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर लाइजोजाइम्स यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया के लिए ताकि वो डाइजेस्ट करे पेप्टोडाइलिकिन को, और फिर प्रोटीज के यूज़ किया जाता है ताकि वो डाइजेस्ट करे प्रोटीन को जो एसोसिएट होते हैं डीएनए से। फिर स्टेप बी होता है जिसमें डीप्रोटाइजेशन की जाती है, जिसमें आप रिमूव कर देते हो प्रोटीन्स को। फिर पाइनोल और क्लोरोफॉर्म जो है वो ऐड किया जाता है लाइसेट में। इसमें क्या होता है, फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिर यानी मिक्स किया जाता है और सेपरेट किया जाता है उनको 3 लेयर्स में। एक टॉप एक्वेस फेस होता है जो कंटेन कर रहा होता है डीएनए और आरएनए को, और एक मिडिल इंटरफेस होता है जो कंटेन कर रहा होता है डीनेचर्ड प्रोटीन्स को। फिर तीसरा होता है बॉटम ऑर्गेनिक फेस जो कि कंटेन कर रहा होता है लिपिड्स को और हाइड्रोफोबिक डिब्रीज को। फिर स्टेप सी शुरू होता है जिसके अंदर आरएनए को आप रिमूव करते हो। आरएनएस ए को ऐड किया जाता है डाइजेस्ट करने के लिए ताकि कोई भी कंटेमिनेटिंग आरएनए हो वो ख़त्म हो जाए। फिर खाली क्या छोड़ दिया जाता है डीएनए को एक एक्वस सोल्यूशन में। फिर स्टेप डी आता है। स्टेप डी में डीएनए पार्टिसिपेशन शुरू की जाती है जिसके अंदर डीएनए जो होता है बेसिकली इंसोलेबल होता है अल्कोहल्स में, तो आइस कोल्ड इथेनॉल या इसोफोरोल यूज़ किया जाता है सॉल्ट के साथ ताकि डीएनए अपीयर हो सके अलग से बिल्कुल वाइट और स्टिंजी फाइबर्स वगैरह की सूरत में, जिसको स्पूलिंग कहते हैं। फिर स्टेप आखिरी में जो ई स्टेप है उसमें वॉशिंग और रिसस्पेंशन किया जाता है। डीएनए पैलेट्स को वॉश किया जाता है 70% इथेनॉल के, रिमूव कर दिए जाते हैं जितने भी रेजिडुअल सॉल्ट्स होते हैं और फिर डिज़ोल्व किया जाता है टीई बफर में। फिर उसको स्टेरलाइज वगैरह कर देते हैं, यूज़ किया जाता है स्टेरल वाटर को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें वो डीएनए को स्टोर कर सकें। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है।